कि अब गाड़ी 5वें गियर में दौड़ना शुरू करे। तो आओ मिलकर के विद्यार्थियों थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्योंकि पढ़ तो आप सब कुछ पहले से चुके हो, रिवीजन आपका हो चुका। तो आओ अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। इसका आंसर मैंने दिया कि नहीं? ओहो हो, दे दिया। अगला देखो क्या है। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की परिभाषा किसने दी थी? शेफर, गेट्स रहमानी, ब्लेयर रहमानी या मशल ने? हमने पढ़ा सर, ये परिभाषा किसने दी थी वो बताओ आप। तब तक मैं आपको बताता हूँ विद्यार्थियों, अभी प्रेरक या प्रेरक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो विद्यार्थी याद रखना जन्मजात, और दूसरे होते हैं अर्जित। ये दो प्रकार के होते हैं। ऐसा मानने का श्रेय किसको जाता है? ऐसा मानने का श्रेय जाता है अब्राहम मैस्लो को। किसको विद्यार्थियों? अब्राहम मैस्लो को जाता है, जिन्होंने कहा दो प्रकार के प्रेरक होते हैं, जन्मजात और अर्जित। जबकि विद्यार्थी याद करो, थॉमसन जो भाई साहब थे, इन्होंने भी दो बताए थे। कौन कौन से? इन्होंने दो बताए थे, जिनका नाम था, एक का नाम था विद्यार्थियों स्वाभाविक। कौन सा विद्यार्थियों? स्वाभाविक यानी नेचुरल। और दूसरा था आर्टिफिशियल यानी कि हमने कहा विद्यार्थियों कृत्रिम। जबकि तीसरे व्यक्ति थे विद्यार्थियों याद रखेंगे गैरेट एवं अन्य, है ना, माफ करना गेरेट। गेरेट ने 3 प्रकार बताए थे। किसके? हमने पढ़ा विद्यार्थियों, गेरेट ने 3 प्रकार बताए थे प्रेरकों के, जिसमें पहला आ जाता है विद्यार्थियों याद रखेंगे कौन सा? हमने पढ़ा था जैविक। जैविक या दैहिक या शारीरिक भी कहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया था विद्यार्थियों, इसको हम कहते हैं सामाजिक। और तीसरा इन्होंने बताया था जिसको हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक। क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक। तो ये सारे प्रकार इन्होंने बताए थे। और ये सब बताते हुए जो विद्यार्थियों गेट्स एवं अन्य ने हैं, उन्होंने कहा कि ये शरीर में उत्पन्न होने वाली वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जिसके द्वारा व्यक्ति निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ये सारी बातें किसने कही? हमने कहा सर ये सारी बातें गेट्स एवं अन्य ने कही। डन डन डन। अगला देखो क्या कहता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडुगल ने, थॉर्नडाइक ने, साइमंड्स ने या फिर एडलर ने? बताओ किसने दिया था? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? क्या बताओगे इसका आंसर? हमने पढ़ा सर, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने का श्रेय जाता है आपके मूल प्रवृत्ति के जनक, जिनका नाम क्या है? मैकडुगल। क्या नाम है विद्यार्थियों? मैकडुगल। याद रहेगा ना? तो हमने क्या पढ़ा विद्यार्थियों? मैकडुगल जो है, इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति में 14 प्रकार के तो क्या होते हैं? संवेग होते हैं। 14 प्रकार के संवेग होते हैं। और 14 प्रकार की उनसे क्या पैदा होती है? 14 प्रकार की उनसे मूल प्रवृत्ति होती है। और सबसे प्रमुख उनमें जो बताई थी इन्होंने, सबसे प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी होती है? मूल। तो इन्होंने कहा सबसे प्रमुख मूल प्रवृत्ति है जिसका नाम है भय। क्या नाम है? भय। और भय से जुड़ा हुआ विद्यार्थियों आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है? भय से जुड़ी हुई है पलायन। ये बात याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अगला देखो सवाल क्या कहता है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति का निर्माण किसने किया? थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, पारखार्स्ट या वाटसन? हमने पढ़ा विद्यार्थियों प्रायोजना विधि, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हमने पढ़ रखा है प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। और यही प्रोजेक्ट मेथड का जनक कौन है? हमने पढ़ रखा है जिसका नाम है विलियम किलपैट्रिक। किलपैट्रिक को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? किलपैट्रिक को हम कहते हैं प्रायोजनवादी विचारधारा का जनक। क्या कहते हैं? प्रायोजनवादी विचारधारा का जनक किसको कहते हैं? हमने पढ़ा विद्यार्थियों, ये आपके कहते हैं, याद रखेंगे, आपके किलपैट्रिक को। जबकि निरीक्षण विधि किसने दी थी? निरीक्षण विधि दी थी आपके जेबी वाटसन ने। डाल्टन विधि किसने दी थी? डाल्टन विधि दी थी विद्यार्थी याद रखेंगे पारखार्स्ट ने। किलपैट्रिक ने जो दी है उसको हम कहते हैं कौन से विद्यार्थियों? हमने पढ़ रखा है प्रायोजना विधि। कौन से विद्यार्थियों? प्रायोजना विधि। ठीक है, तो ये हुए मुख्य सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगले सवाल से पहले प्यारे बच्चों, यदि आप तैयारी कर रहे हो आपकी अपनी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की, तो लक्ष्य परिवार आपके लिए लेकर आया वरिष्ठ अध्यापक की सुदृढ़ तैयारी के लिए ये सेकंड ग्रेड की शानदार प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप अगली भर्ती परीक्षा भी देना चाहते हो तो ये आपके लिए शानदार होगी। इसके लिए विद्यार्थियों मात्र 270 रुपए के नामांकन शुल्क में आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर से। तो देर ना करें, आज ही जाए और इस शानदार किताब को जरूर खरीद लेना। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे तो चेहरे के एड आ रहे हैं। किसके चेहरे के एड आ रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया बेटा, है ना। आगे बढ़े। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति कौन सी है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि, टंकन लिपि। बताओ कौन सी है? कौन सी विद्यार्थियों इनमें से बताओ अंधे बालकों के लिए कौन सी काम में आती है? क्या बताओगे? हमने पढ़ रखा है विद्यार्थियों, अंधे बालकों की बात करें तो कौन सी होती है? कीमी। बहुत बढ़िया। टीना, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्ट विधि के जॉन डीवी बेटा संजय जो है वो प्रायोजना विधि के प्रवर्तक। अगर हम बात करें कि प्रायोजनवादी विचारधारा किसने दी, तो जॉन डीवी है। जबकि अगर प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि पूछे तो किलपैट्रिक आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी। आंसर क्या आ रहा है? सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ब्रेल लिपि जो है विद्यार्थियों आपके दी थी लुइस ब्रेल ने, बिल्कुल सही बात है, अंधे बालकों के लिए काम किया। आगे बढ़े। अगला देखो क्या विद्यार्थियों सवाल आपका, आत्म संप्रत्यय जो होता है, यह आत्म प्रत्यय से तात्पर्य है कि व्यक्ति ने अपने व्यवहार, योग्यताओं और विशेषताओं का मूल्य आंकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की परिभाषा किसने दी थी? गेल ने, साइमंड्स ने, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी ने या फिर गिब्स ने? बताओ आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, आंसर क्या आ जाएगा? हमने पढ़ा सर ये लंबी चौड़ी परिभाषा, लंबे चौड़े
एनसाइक्लोपीडिया ने दी थी, जिसका आंसर क्या है? मधु राजस्थानी का आंसर सही है। श्रद्धा मीणा आंसर सही है। आत्म संप्रत्यय की परिभाषा किसने दी थी? हमने पढ़ रखा विद्यार्थी, ये याद रखना, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी ने दी थी। किसकी परिभाषा? ये हमारे सेल्फ कंसेप्ट की है, जिसको हम आदर्श प्रत्यय, आत्म संप्रत्यय, आत्म प्रत्यय या आदर्श संप्रत्यय भी कहते हैं। याद रखेंगे रेने डेस्कार्tes, जिसको हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? याद रखो, हमने पढ़ा है देकार्ते के द्वारा आत्म संप्रत्यय के बारे में सबसे पहले बताया गया, विचार दिया गया, जबकि विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक में इसके बारे में डिटेल में बात की थी। आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है। अगला है कि आदतों के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। आदतों का निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति ही होती है। व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। बताओ इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है? तो हमने कहा सर एक कथन जो सही नहीं है वो कौन सा है? हमने कहा सर देखो, आदतें यहाँ पर हमने कहा सर जन्मजात होती है। आदतें कुछ अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है। जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है। वातावरण से अर्जित होती है, कुछ जन्मजात होती है, जैसे धूल मिट्टी से एलर्जी, जैसी धूल मिट्टी और आंख छू, है ना, तो जन्मजात होती है, बिल्कुल सही बात है। आदतें व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, बिल्कुल सही बात है। मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतों का निर्माण मूल प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कहना कि व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाए तो वो बुरी आदत आसानी से छूट जाती है, गलत बात है बेटा, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आदतें जन्मजात होती है, बिल्कुल सही बात है। हमने कहा सर देखो अपवाद स्वरूप जन्मजात भी होती है। 99% हमने पढ़ा क्या है, 99% अर्जित होती है, लेकिन 1% जन्मजात भी हो सकती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन पढ़ो, ये भी है ना, अगर ये नहीं होता तो फिर हम इसको मान लेते हैं। अब समझ में आया? यस और नो? बहुत बढ़िया। हाँ जी, बर्नार्ड के अनुसार शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बिल्कुल 7 प्रकार की आदतें होती है, नाड़ी मंडल की, और कई प्रकार की आदतें पढ़ाएंगे आपको आगे कभी, अगर आप सेकंड ग्रेड में मुझसे पढ़ने आओगे तो वहां डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। वाह क्या बात है। अगला देखो, किशोर अवस्था की अवधि क्या है? 12 से 19, 10 से 14, 15 से 20, 20 से 25। बताओ क्या है? एडोलसेंट पीरियड की हमने पढ़ा विद्यार्थियों, एक किताब आई थी जिसका नाम था एडोलसेंस। क्या नाम था विद्यार्थियों? एडोलसेंस। ये किताब 1904 में किसने लिखी थी? ये किताब लिखी थी विद्यार्थियों, याद रखेंगे, स्टैनली हॉल ने। किसने? स्टैनली हॉल ने लिखी थी, जिसको हम विद्यार्थियों किशोरावस्था का जनक भी कहते हैं। और इन्होंने किशोरावस्था के बारे में किताब लिखते हुए कहा कि जितने भी परिवर्तन इसमें होते हैं वो त्वरित, अचानक या आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। किसमें होते हैं? हमने पढ़ा सर किशोरावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन अचानक, आकस्मिक या त्वरित होते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी स्टैनली हॉल ने। जबकि स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, होलिंगवर्थ ने कहा धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होते हैं, क्रमशः होते हैं, होले होले होते हैं। कैसे परिवर्तन? हमने पढ़ा सर धीरे धीरे होते हैं, जबकि स्टैनली हॉल मान नहीं रहा था। अब किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हमने पढ़ा सर किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलसेंट। एडोलसेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है एडोलसियरे। क्या नाम है विद्यार्थियों? एडोलसियरे। और एडोलसियरे का अर्थ क्या होता है? एडोलसियरे का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किसकी ओर बढ़ना? परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कि जब किशोरावस्था आती है तो व्यक्ति कहाँ बढ़ने लगता है? परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है। बोलो क्लियर? और ये अवधि होती है 12 से लेकर 19। याद रखेंगे इसी को टीन एज भी कहा जाता है, बाली उमरिया, है ना, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है, हाँ होले होले सब कुछ इसी में होता है, वो सब भी है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, विकृत मनोविज्ञान या असामान्य मनोविज्ञान, इनमें से कौन सा नहीं आता है? तो हमने पढ़ा बाकी सब है सर क्लिनिकल, जिसको हम याद करो उपचारात्मक भी कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो ये जो राजनीतिक है, ये राजनीतिक नाम से कोई मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं होता है। क्या बात है, इसी बात पे चाय पे चर्चा कर लेते हैं, होले होले। क्या बात है, गिराज भैया चाय पियोगे आप? नहीं पीते हो? अच्छा हुआ मैंने झूठी कर ली थी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या कहता है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। क्या बात है, आज साइकिल कल स्कूटर सीख रहा है, तो कौन सा स्थान? शून्य, ऋणात्मक, लंबवत या फिर विद्यार्थियों धनात्मक? बताओ कौन सा है? साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख रहा है, तो ये कौन सा स्थानांतरण है? क्या बताओगे इसका आंसर? हमने पढ़ा सर ये जो स्थानांतरण है ये कहलाता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखो ये भी टू व्हीलर है, यस और नो? बिल्कुल है सर, टू व्हीलर ये भी है और ये भी टू व्हीलर है। टू व्हीलर से टू व्हीलर में जा रहा है, तो हमने पढ़ा सर ये धनात्मक स्थानांतरण है, जिसमें हमने क्या कहा? हमने कहा सर ये क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया सर, चाहे इधर भी दो, ये लो बेटा, इधर भी दे देता हूँ आपके नाम की
जय माता जी। बस अब तो ठीक है। हाँ, क्या बात है, हम तो उठी बोलते हैं। उठी क्या होता है बेटा? उठी। आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है अगला सवाल। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, रोमन, जर्मन, लैटिन। बताओ क्या है? क्या बताओगे? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सितार एम यादव बहुत बढ़िया। श्रद्धा मीना, पूनम सैनी बहुत बढ़िया। किमी शर्मा बहुत बढ़िया। रितु डी आंसर आया है, बहुत बढ़िया। अभिलाषा बहुत बढ़िया। श्रद्धा मीना बहुत बढ़िया। ऋचा चतुर्वेदी, क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मिलूं सीता मीना, कुछ सीखा है डनाडन। कोटपुतली बहरोड से कौन कौन है? क्या बात है, कोटपुतली आएंगे बेटा। राव गोलू यादव बेटा बिल्कुल आएंगे, है ना। रितु सिंह डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। हमने पढ़ा सर जो पर्सनालिटी शब्द है, कौन सा शब्द है? पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है। लैटिन भाषा का शब्द है विद्यार्थियों, याद रखेंगे, पर्सोना। और अगर पर्सोना नहीं मिले तो आपको मानना है परमियर। पर्सोना या परमियर से मानी जाती है, जहां हम कहेंगे कि पर्सोना का अर्थ क्या होता है? पर्सोना का अर्थ होता है विद्यार्थियों, याद रखेंगे, मुखौटा। क्या होता है विद्यार्थियों? पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, जबकि परमियर का अर्थ होता है विद्यार्थी, याद रखेंगे, शारीरिक कदकाठी। कौन सी कदकाठी? हमने पढ़ा विद्यार्थियों, शारीरिक कदकाठी जो होती है ये कहलाता है आपका, याद रखेंगे क्या? हमने पढ़ा विद्यार्थियों परमियर। डंडनाडन। तो ये लैटिन भाषा से उत्पन्न। आगे बढ़े। सर चाय में नमक ज्यादा है। हाँ, हो सकता है बेटा, है ना, कोई बात। रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिगत, प्रक्षेपी, प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी। जल्दी से बताओ बेटा। हमने पढ़ा सर रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं? इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। और यही इंक ब्लॉट टेस्ट शॉर्ट में क्या कहलाता है विद्यार्थियों? IBT। और इसी IBT का निर्माण किया था हरमन रोशा ने। किसने विद्यार्थियों? हरमन रोशा ने क्या किया था? इसका निर्माण किया था हरमन रोशा ने, है ना। लेकिन विद्यार्थियों आप तो जानते हो मन में कौन बसते हैं? मन में बसते हैं विद्यार्थियों, याद रखना, प्रभु। कौन बसते हैं? प्रभु। और इन प्रभु ने क्या कर दिया? इसका भारतीय अनुकूलन कर दिया। और हरमन रोशा के द्वारा दिए गए, हमने पढ़ा IBT टेस्ट का भारतीय अनुकूलन किसने कर दिया? जी प्रभु ने। और इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं? कुल कार्ड होते हैं विद्यार्थियों 10। और ये याद रखना प्रक्षेपी परीक्षणों में हम मानते हैं, क्योंकि ये अचेतन मन को जानने के लिए होते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है विद्यार्थियों। आपका आ रहा है अगला सवाल कि एक 11 वर्षीय का टावर है जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या फिर औसत बुद्धि? जल्दी से बताओ इसका आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ जी, तो बेटा हमने पढ़ा 11 वर्षीय बालक है, इसका मतलब देखो हमने पढ़ा सर CA और MA की बात करें तो 11 साल का अगर वो बालक है तो 11 साल की जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु जो है वो कितनी है? मानसिक आयु 10 वर्ष है, वास्तविक आयु 11 वर्ष है। IQ का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? MA/CA × 100। अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों? MA दे रखा है 10 वर्ष, CA दे रखा है 11 वर्ष, इंटू क्या करना है? 100 करो भाई। 100 आपके 1000 में 11 का भाग दो, जल्दी से कितना आता है? 1000 में 11 का भाग दो, कितना आएगा? क्या बताओगे? 11 नम 99। कितना आता है विद्यार्थियों? 11 नम 99, यानी लगभग आप देखो 90.90 समथिंग इसका आंसर आएगा। और अगर हम 90 से ऊपर जाएंगे, कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 39 में आंसर आ रहा है D। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने पढ़ा सर ये कौन सा बालक होगा? जिसका IQ 90 होता है वो कौन सा बालक होता है? जिसका IQ 90 होता है वो औसत यानी सामान्य बुद्धि बालक होता है। इसलिए आंसर क्या हो गया विद्यार्थी? इसका D IQ हो गया, क्योंकि ये 90 से 109 वाले होते हैं। ठीक है। तीव्र बुद्धि याद करो विद्यार्थियों, इनके ऊपर 110 से 119 होते हैं। मंद बुद्धि विद्यार्थियों याद करो 80 से 89 होते हैं। और प्रतिभाशाली 140 या उससे अधिक वाले होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या विद्यार्थी सवाल आपका। पावलोव का जो अनुबंधन का सिद्धांत था, उस अनुबंधन के प्रयोग में केवल ध्वनि उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? घंटी बजी और लार गिरना शुरू हुई, CS = CR। अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया, अदृश्य अनुक्रिया। बताओ कौन सी अनुक्रिया? केवल घंटी बजने पर, ध्वनि उत्पन्न होने पर ही व्यक्ति अगर लार गिराने लगे तो वो क्या कहलाएगा? हमने पढ़ा सर वो कहलाती है, हमने पढ़ रखा है घंटी के बजने पर क्या गिरना? घंटी के बजने पर लार गिरना। यानी कि विद्यार्थियों कंडीशनल स्टिमुलस बराबर कंडीशनल रेस्पॉन्स, CS = CR। अनुबंधित अनुक्रिया के होने पर, अनुबंधित, माफ करना, किसके विद्यार्थियों? अनुबंधित
उद्दीपक के दिखाई देने पर व्यक्ति क्या देने लगता है? हमने पढ़ा है विद्यार्थियों, अनुबंधित अनुक्रिया देने लगता है। क्या देने लगता है? अनुबंधित अनुक्रिया देने लगता है, अनुकूलित अनुक्रिया देने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। सीआर थ्योरी भी इसी को कहते हैं। सीआर के अलावा विद्यार्थी याद रखेंगे, इसी को हम एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं, जो कि किसने दी थी? ये देने का श्रेय जाता है पावलोव को। बोलो क्लियर? बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगले सवाल से पहले प्यारे बच्चों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की, तो लक्ष्य परिवार लेकर आए आपके लिए लेवल 2 में साइंस के शानदार 10 मॉडल पेपर की किताब, जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है मात्र 220 रुपए के नाम शुल्क में, आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर। तो आज ही जाए और शुरुआत करें आपकी शानदार तैयारी की, आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ, और अपनी तैयारी को बदले आपके अपनी सफलता में, आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो देर ना करें, चिंता ना करें, किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की। अगला सवाल देखो क्या कहता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर दूसरे के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण या तादात्म्यकरण क्या कहलाता है? प्रतिगमन का मतलब तो हमको अच्छे से पता है, किसकी ओर लौटना? पूर्व। पूर्व यानी विद्यार्थियों पीछे की ओर लौटना, पीछे की अवस्थाओं की ओर लौटना, पूर्व की भांति व्यवहार करना, ये क्या कहलाता है? पीछे की ओर लौटना, पूर्व की ओर लौटना, प्रतिगमन। दमन मतलब अपनी अपूर्ण इच्छाओं को बलपूर्वक भुलाना, बलपूर्वक भुलाने की कोशिश करना क्या कहता है? हमने पता बलपूर्वक भुलाना उन इच्छाओं को जो कैसी है? अपूर्ण इच्छाओं को बलपूर्वक भुलाने की कोशिश दमन कहलाती है। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? अपनी गलती का दोष दूसरों पर डालना, अपनी गलती का दोष किस पर डालना? दूसरों पर डालना क्या कहलाता है? अपनी गलती का दोष दूसरों पर डालना, प्रक्षेपण। और अपनी पहचान दूसरों के साथ जोड़ लेना क्या कहलाता है? तादात्म्यकरण, जिसको हम याद रखना विद्यार्थियों आत्मीकरण भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसी को याद रखना विद्यार्थियों आइडेंटिफिकेशन यानी हिंदी में पहचान स्थापित करना भी कहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, और इसमें देखो व्यक्ति अपने गुणों को, अपनी पहचान जो होती है वो दूसरों के साथ जोड़ने लगता है। ठीक है, इसलिए आंसर हो गया डी। अगला देखते हैं क्या कहता है सवाल आपका। अगला सवाल आ रहा है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? भूख आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रेरण है या उद्देश्य है? तो हमने पढ़ा सर देखो कि सबसे पहले शुरुआत होती है आवश्यकता से। तो जब हमारे शरीर में भोजन की क्या हो जाती है विद्यार्थियों? भोजन की कमी हो जाती है, तो हमें क्या लगने लगती है? भूख लगने लगती है। भूख एक प्रकार का क्या है विद्यार्थियों? चालक है। भूख एक प्रकार का क्या है विद्यार्थियों? ड्राइव है। भूख एक प्रकार का प्रणोद है, जिसको हम अंतर्नोद भी कहते हैं। अंतर्नोद, प्रणोद या फिर विद्यार्थियों चालक किसको कहा जाता है? हमने पढ़ा भूख को कहा जाता है। भूख, प्यास, निद्रा, काम, मलमूत्र का त्याग, ये सब क्या विद्यार्थियों हमने पढ़ा? ये सब के सब याद रखेंगे विद्यार्थियों क्या माने जाते हैं? ये सब विद्यार्थियों याद रखेंगे आपके ड्राइव माने जाते हैं। और चालक शब्द का उपयोग किसने किया था? थोड़ी देर पहले बताया, कमेंट करके बताओ, है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल आपका, अधिगम सबसे ज्यादा कब होगा? जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या फिर अभिवृत्ति होगी? अरे हमको पता है सर्वोत्तम कब होगा, हमने पढ़ रखा विद्यार्थियों, आप याद रखेंगे अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा किसका राजमार्ग है? अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ये बात किसने कही थी? अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ये बात कहने का श्रेय जाता है, याद रखेंगे किसको? B.F. स्किनर को। और इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम की भी एक परिभाषा दी गई थी, जिसमें हम कहते हैं कि इफिशिएंट लर्निंग, कौन सी लर्निंग? इफिशिएंट लर्निंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव मोटिवेशन। इफिशिएंट लर्निंग डिपेंड्स ऑन, हमने कहा सर किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव मोटिवेशन। कौन सा मोटिवेशन? इफेक्टिव मोटिवेशन पर डिपेंड करती है। ये बात किसने कही थी? ये बात कहने का श्रेय जाता है फ्रेडरसन को। किसको विद्यार्थियों? फ्रेडरसन को। डन डना डन। तो ये हो गई सारी बातें क्लियर, और हमको पता है कि अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब अभिप्रेरणा होगी। डन डना डन। अगला देखो क्या है। अगला सवाल है, वर्तमान समय में क्या है मनोविज्ञान? मस्तिष्क, व्यवहार, चेतना या आत्मा का अध्ययन। हमने पढ़ा आत्मा का अध्ययन विद्यार्थियों कौन सी सदी में था? 16वीं सदी। चेतना का अध्ययन 19वीं सदी। व्यवहार का अध्ययन 20वीं सदी। और मस्तिष्क का अध्ययन विद्यार्थियों आपके माफ करना कौन सी सदी में? 17वीं सदी में था। अब विद्यार्थियों ये सब पता होने के बावजूद भी अगर आप गलती करते हो तो फिर दोषी कौन? हमने पढ़ा कौन? हमने पढ़ा कोई भी नहीं है। दोषी कौन हो सकता है? हम तो सही करेंगे ना, गलत तो करने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? वर्तमान में भी 21वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का ही अध्ययन माना जाता है, जो बताने का श्रेय जाता है J.B. वॉटसन को। क्योंकि J.B. वॉटसन को हम क्या कहते हैं? J.B. वॉटसन को ही कहते हैं व्यवहारवाद का जनक। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको माना जाता है? J.B. वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक। या विद्यार्थियों याद रखना
20वीं सदी का, कौन सी सदी का, 20वीं सदी का कौन सा सितारा, चमकता सितारा भी इसी को माना जाता है, 20वीं सदी का चमकता सितारा भी कहते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर, यस और नो। अगला सवाल पढ़े, बहुत बढ़िया, स्टडी ऑफ बिहेवियर माना जाता है। किशोरावस्था जो है विद्यार्थियों, ये बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। किसने कहा, थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्राइड या स्टैनली हॉल, बताओ किसने कहा, क्या बताओगे। हमने पढ़ा सर, किशोरावस्था जो होती है ये बड़े ही तनाव, दबाव, तूफान, झंझावत की अवस्था है। ये बात कहने का श्रेय किसको जाता है, ये बात कहने का श्रेय जाता है किशोरावस्था के जनक, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैनली हॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, स्टैनली हॉल, याद रहेगा ना। स्टैनली हॉल का तो मानना था कि परिवर्तन कैसे होते हैं, आकस्मिक, आकस्मिक या यूं कहें कि अचानक परिवर्तनों की अवस्था है। और याद रखना विद्यार्थियों, इसीलिए किशोरावस्था को हम प्रतिवर्ती या परिवर्तनों की अवस्था भी कहते हैं। अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए किशोरावस्था क्या है, तो आप एक शब्द में बता सकते हो, परिवर्तनों की अवस्था है। बहुत सारे परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। जबकि याद करो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक वो हॉलिंगवर्थ है। थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ ने इस बात का विरोध किया था, किस बात का विरोध किया था, इस बात का विरोध किया था जो इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि नहीं, जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक ना होकर क्रमशः परिवर्तन होते हैं, क्रमशः या यूं कहें कि धीरे धीरे, धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, अचानक से नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई भी उठ के बीच में आ गया। सबसे पहले आती है आपके कौन सी अवस्था, गर्भावस्था, फिर शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो धीरे धीरे हो रहे ना, ये मानना इनका है, विरोध इन्होंने किया था। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कहता है विद्यार्थियों। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि क्या हो, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। एक टीचर क्या करता है, टीचर टीचिंग करता है, इसलिए हमने कहा टीचर टीचिंग करता है, चीटिंग नहीं करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा कि टीचर का काम शिक्षण करना है, इसलिए शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। बोलो क्लियर, क्या बात है, होले होले, बहुत बढ़िया, राधे राधे भैया। हाँ जी, क्या बात है, नहा धो के तैयार होके खूबसूरत से हमारे मुकेश मारवाड़ी सर हमारे बीच है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, कहाँ जाना हो रहा है, आपकी तो शादी भी हो गई इतने तैयार होके। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला सवाल देखो क्या कहता है विद्यार्थियों कि एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि, जड़। देखो हमको यहाँ दे रखा है कि MA कितना है, MA दे रखा है 15 वर्ष, वास्तविक आयु दे रखी है 16 वर्ष, और IQ हमको पता है MA/CA × 100। लिखो भैया आंसर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा 15/16 × 100, 4 के पहाड़े से काटो 25 बार, 4 चौक 16। अब 15 × 25 कर लो, 25 पंज 125, हाथ से लगा 12, 25 और 12 37, 375 में दे दो भैया 4 का भाग, 4 का भाग दोगे तो क्या बताओगे, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 8 बार गया, कितनी बार गया, 8 चौक 32, 32 और 8 छंग, हमने पढ़ा 8 चौक 32, याद रहेगा ना। हाँ, और 8 हमको ये भी पता है, 9, ओ माफ करना माफ करना माफ करना बेटा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 तक जाएगा, बचा कितना 15, 15 तो 4 चौक 16 होता है, नहीं 4 तरी 12, 3 बार गया 93 आया, लगभग 93 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा बालक है, ओ माफ करना, हमने पढ़ा देखो यहाँ पर, अब ये बालक फंस गए हम, 93 के आसपास आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा औसत बुद्धि बालक ही है, क्योंकि इसका IQ कितना होता है, 90 से लेकर 109 होता है औसत बुद्धि का, तो ये 93 की कैटेगरी में आ रहा है, मतलब समझ जाओ ये कौन सा है। हमने पढ़ा सर ये क्या है, हमने पढ़ा सर ये जो है याद रखेंगे, ये आपके औसत बुद्धि बालक। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। एक बालक जो है वो अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाता है, तो ये क्या है, प्रतिभाशाली, श्रेष्ठता, सृजनशीलता या फिर दार्शनिकता। हमने पढ़ा सर ये जो है ना, ये याद रखना, ये कहलाती है उसकी सृजनशीलता, दैट इज क्रिएटिविटी है, कि वो इंसान अनुपयोगी वस्तुओं से भी सुंदर पेंटिंग बना लेता है। और हमको अच्छे से पता है कि जहां पर क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता या सृजनशीलता होती है, इस सृजनशीलता के 4 तत्व वहीं पर छुपे होते हैं। और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं, तो हमने कहा सर वो 4 तत्व हैं, याद रखेंगे, पहला है मौलिकता, दूसरा है विद्यार्थियों जिसको हम कहते हैं लचीलापन, लचीलेपन के बाद विद्यार्थियों तीसरा क्या है, तो हमने पढ़ा सर तीसरा है, याद रखेंगे आपके, जिसको हमने कहा सर धारा प्रवाह, धारा प्रवाह के बाद अंतिम क्या है विद्यार्थियों, तो हमने कहा सर अंतिम आ जाता है जिसको हम कहते हैं विस्तारीकरण। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, विस्तारीकरण। तो ये 4 जो है विद्यार्थियों आपके सृजनात्मकता के तत्व है। सृजनात्मकता का चरण कौन माना जाएगा, हमने पढ़ा सर ये माना जाएगा टॉरेंस। कौन विद्यार्थियों, टॉरेंस। डन डनाडन, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया।
अगला सवाल देखो क्या कहता है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के बालकों से भिन्न रहती है वो क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, मंदित मना बालक, बाल अपराधी बालक। जिनकी शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु वर्ग के बालकों से अलग रहती है उनको क्या कहते हैं? उनको याद रखना विद्यार्थियों, हम क्या कहते हैं? ऐसे बच्चे जिनकी शिक्षा में उपलब्धि अपनी आयु के बालकों से अलग है, मतलब वो पढ़ाई में पिछड़े हुए बालक हैं, तो ऐसे बालकों को कहा जाता है पिछड़ा बालक। कौन सा? पिछड़ा बालक। ठीक है। कृतिका की कृति हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बढ़िया बेटा कृतिका, बहुत बढ़िया। हर्षिता बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है। हर्षिता अग्रवाल, प्रियंका जजोरिया, हर्षिता बहुत बढ़िया। आरजे 15 हमारे साथ है। अरे लड़के हैं क्या, लड़के कहाँ गए आज? हाँ रिचा बहुत बढ़िया। फार्मेसी बॉय हमारे साथ जुड़ा है, क्या बात है। लॉर्ड कान्हा हमारे साथ जुड़े हैं। एक तो लड़के अपना नाम कुछ भी रख देते हैं इधर उधर, पढ़ने में नहीं आता है ना, आधा तो नटखट कुड़ी जुड़ी है, तो ये तो लड़का नहीं है। हाँ जी। अरे लड़के कहाँ गए आज, कमेंट नहीं कर रहे हैं आज। हाँ अगला सवाल देखेगा, बहुत बढ़िया। खुशी शर्मा आई है फिर से। हाँ जी। गुनगुन, गुनगुन, राधे कृष्णा बेटा, राधे कृष्णा, बोलो हरि की जय। अगला देखो क्या है, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भुलाने का प्रयास करता है तो ये क्या कहलाता है? प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? हमने पढ़ा विद्यार्थियों पूर्व की ओर लौटना, तो क्या है? पूर्व की ओर लौटना विद्यार्थियों प्रतिगमन, अपनी पहचान दूसरों से जोड़ना प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना प्रक्षेपण, अपनी पहचान दूसरों से जोड़ना तादात्म्यकरण, और बलपूर्वक किसी इच्छा को भुलाने की कोशिश करना दमन, है ना। क्या है विद्यार्थियों? दमन। जैसे आप देखते हो ना, हिमेश रेशमिया एक गाना गाता है, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। ये क्या, ये बेचारा क्या कर रहा है? दमन कर रहा है ना, क्या कर रहा है? दमन कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, क्या बात है। अगला देखो क्या कहता है, हाँ देसी कलाकार, क्या बात है यार, नाम बहुत प्यारा रखा, देसी कलाकार। अगला देखो क्या विद्यार्थियों, अगले सवाल से पहले प्यारे बच्चों यही कहना चाहूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे हो रीड लेवल 2 की, और अगर आप भी विद्यार्थी हो अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हो ग्रेड 2 में, माफ करना, तो ग्रेड 2 के विद्यार्थी यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, पेपर 2 से तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखना विद्यार्थियों 10 मॉडल पेपर की शानदार किताब आपके लिए उपलब्ध है आपके अपने लक्ष्य परिवार की एप्लीकेशन यूट्यूब स्टोर, नजदीकी बुक स्टोर पर। तो जल्दी से जाएं, देर न करें, और शानदार किताब को आज ही प्राप्त करें अपने घर बैठे आपके अपने लक्ष्य परिवार की एप्लीकेशन यूट्यूब स्टोर, नजदीकी बुक स्टोर से। डन डना डन। ठीक है, कौन याद आ गया सर आपको? क्या करें बेटा, अब शादी के बाद तो घर ही याद आता है, और कौन याद आएगा, है ना। खैर कोई बात नहीं, है ना। याद तो उसको किया जाता है ना जिसको भूला जाए, और हम किसी को भूलते नहीं है। आओ क्या बात है, अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ मैं भी कभी कभी, है ना। सर लड़के लड़की की आईडी से ही आ रहे हैं तो क्या समझोगे? क्या समझोगे? हाँ ये बात भी सही है, लड़के खुद पापा की परी बन के आ रहे हैं। सर क्वेश्चन न्यू लेकर नहीं आए। हाँ बेटा क्या करें, अंतिम समय है। हाँ सर लड़कियों से बोर हो गए क्या? इस बारे में कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। अगला देखो क्या है, कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्नोद, आवश्यकता। अभिप्रेरणा से संबंधित कौन सा नहीं है? हमने पढ़ रखा है अभिप्रेरणा में सबसे पहले क्या आता है? मोटिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो मोटिवेशन में सबसे पहले आ जाती है विद्यार्थियों नीड, नीड के बाद आ जाता है ड्राइव, ड्राइव के बाद आ जाता है विद्यार्थियों इंसेंटिव, और इंसेंटिव के बाद आ जाता है मोटिव। तो हमने पढ़ा सर ये 4 चीजें तो आपकी किसमें शामिल है? ये 4 चीजें तो हमने कहा क्या है विद्यार्थियों? 4 चीजें तो हम कहेंगे विद्यार्थियों ये सब के सब किसमें शामिल है? 4 चीजें हमने पढ़ा अभिप्रेरणा में शामिल है, जिसमें हमने पढ़ा आवश्यकता, चालक, आपके लक्ष्य, प्रोत्साहन और अभिप्रेरक शामिल है, लेकिन मूल प्रवृत्तियां हमारे अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़े, हाँ मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जरूर है, लेकिन मूल प्रवृत्ति का इसमें तत्व नहीं माना जाता है। अगला सवाल देखिए, नमस्ते सर आ चुका है, हमारे मोनू आ चुके हैं। क्या बात है, मोनू ने कोष्टक में लिख दिया मोनिका। अरे भगवान ये क्या हो रहा है आज, है ना। महेश हारी हमारे साथ जुड़े। महेश बिल्कुल बेटा छोड़ के मत जाना। आनंद कुमावत, क्या बात है ना, आप ही लड़के हो जो इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, बाकी पता नहीं कहाँ चले गए। शिवा मीना भी आ चुके हैं, अब मजा आ रहा है थोड़ा पढ़ने का। संदीप कुमार, क्या बात है यार, ये हुई ना बात। बाल अपराधियों की आयु कितनी होती है? 5 से 10 वर्ष, 3 से 12 वर्ष, 18 से कम, 18 वर्ष से अधिक। क्या बताओगे क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा सर बाल अपराधियों की जो आयु होती है वो कितनी होती है? बाल अपराधियों की आयु जो होती है विद्यार्थियों वो याद रखेंगे कितनी होती है? 18 वर्ष से कम होती है। कितने वर्ष से कम? 18 वर्ष से कम होती है। अब याद रखने वाली बात क्या है? बाल अपराधियों को ही कहते हैं डेलिंक्वेंट चाइल्ड। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? डेलिंक्वेंट चाइल्ड भी कहा जाता है। क्या ये बात याद रहेगी? और यही डेलिंक्वेंसी याद रखना, बाल अपराध यानी कि बाल अपराधी बालकों के बारे में बताती है कि ये अपराधी नहीं है बल्कि कौन से हैं? बाल अपराधी बालक है, जिनकी आयु विद्यार्थी याद रखना 18 वर्ष से क्या होती है? 18 वर्ष से कम होती है। और एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या है विद्यार्थियों? व्यक्ति थे जिसका नाम है सीजर लैम्ब्रासो। क्या नाम है विद्यार्थियों? सीजर लैम्ब्रासो। और सीजर लैम्ब्रासो को हम क्या मानते हैं? सीजर लैम्ब्रासो को हम विद्यार्थियों याद रखना
बाल अपराध का जनक मानते हैं। किसका जनक? बाल अपराध का जनक किसको मानते हैं? बाल अपराध का जनक याद रखेंगे सीजर लैम्ब्रासो को माना जाता है। और आपसे पूछा जाए सर कि बताइए नहीं मेरा बाकी है अभी, उसमें रख देना सर बैग में। बॉस्टर्ड संस्थाएं जो होती है, इन बॉस्टर्ड संस्थाओं का संबंध किससे है? बॉस्टर्ड संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जब पर बाल अपराधियों को सुधारा जाता है, तो बाल अपराध से संबंधित है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में पहली बार 1885 में बाल सुधार गृह खोला गया था, और जब तक ये पुलिस कस्टडी में रहते हैं उस अवधि को कहा जाता है बाल अपराधियों के लिए परिवीक्षा काल। कौन सा काल? परिवीक्षा काल। ठीक है, तो ये थी आपकी बाल अपराधियों के बारे में बातें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, क्या बात है, सीजर लैम्ब्रासो। अगला देखो क्या है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से होता है? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उन्नयन? बताओ क्या है, किसका अर्थ आकार बढ़ने से होता है? हमने पढ़ा विद्यार्थियों, देखिए कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे आकार में होने वाला परिवर्तन जो होता है, किसमें? आकार में होने वाला परिवर्तन किसको दर्शाता है? हमारे शारीरिक परिवर्तन यानी ग्रोथ को दर्शाता है। जबकि हमारी क्षमताओं में होने वाला परिवर्तन किसको दर्शाता है? क्षमताओं में होने वाला परिवर्तन, चेंज इन द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इज नोन एज मैच्योरिटी। और विकास तो क्या है? विकास में विद्यार्थी याद रखना अभिवृद्धि भी शामिल है। विकास में विद्यार्थी याद रखेंगे अभिवृद्धि के अलावा अधिगम भी शामिल है। विकास में याद रखना विद्यार्थियों, विकास में हमारी अभिप्रेरणा भी शामिल है। विकास में आप याद रखेंगे विद्यार्थियों हमारे द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव भी शामिल है। विकास बहुत बड़ा होता है मेरे भाई। शॉर्ट में कहूं, अगर एक लाइन में समझाऊं तो विकास क्या है? विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है। कौन से? प्रगतिशील परिवर्तनों की क्या है? श्रृंखला है। और इसी के परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम स्वरूप बालक में नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रस्फुटित होती है, दिखाई देती है। ये बात कहने का श्रेय किसको जाता है? नवीन योग्यताएं, नवीन विशेषताएं। ये परिभाषा दी थी, याद रखेंगे, ये परिभाषा दी थी आपके श्रीमती हरलॉक ने। किसने विद्यार्थियों? श्रीमती हरलॉक ने दी थी। और ये परिभाषा किसकी परिभाषा है? विकास की परिभाषा है, ये बात याद रखेंगे। लेकिन सवाल विकास का नहीं है, आकार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। डन डना डन। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा? बताओ क्या है? हमने पढ़ा विद्यार्थियों लैटिन भाषा में भी अगर हम बात करें तो साइको जो है, ये साइको शब्द याद रखना किसको दर्शाता है? साइको जो शब्द है ये हमारे आत्मा के अध्ययन को दर्शाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन। लेकिन ये हमारे मनोविज्ञान का केवल शाब्दिक अर्थ है। अगला सवाल देखो क्या कहता है, स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक कौन है? अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य या अभिक्षमता? हमारे सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करने में सहायक कौन है? जल्दी से बताओ, आपका सवाल यहाँ पर है आपके सामने, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, बताओ। इसका आंसर आ जाएगा 4 4 4 डी डी डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, आत्म संप्रत्यय के बारे में बात करें तो हम यहाँ कहेंगे कि सर आत्म संप्रत्यय को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? श्वेता मिधा आंसर आ रहा है अभिप्रेरणा की, बाकी आंसर आ रहा है अभिक्षमता की। याद रखेंगे स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक कौन? तो हमने पढ़ा अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य, हमारी अभिक्षमता। तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट जो होता है विद्यार्थियों डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये हमारी याद रखना विद्यार्थियों अभिक्षमता जो होती है, अभियोग्यता जो होती है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला देख लेते हैं क्या कहता है विद्यार्थी। सवाल आपका, एक 12 वर्षीय बालक है जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष, किस कैटेगरी में आएगा? औसत, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या जड़? बताओ। हमको यहाँ पर दे रखा है कि मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष है, और विद्यार्थियों 12 वर्ष का बालक यानी सीए दे रखा है 12 वर्ष का है। आईक्यू निकालना है, कितना हो जाएगा? जल्दी से निकालो बेटा, MA/CA × 100। 1000 में 12 का भाग दो, जल्दी से कितना आता है? जल्दी से बताओ कितना आता है? 12 8 96, 12 8 96 के बाद बचे 40, 12 2 24, 12 36 है ना, 12 36, फिर बचा फिर 83.33 समथिंग आएगा। यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या पढ़ा विद्यार्थियों? 83 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 80 से 89 के बीच वाली कैटेगरी किसकी होती है? 80 से 89 के बीच वाली कैटेगरी होती है मंद बुद्धि टाबर की। बोलो क्लियर? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा सी बेटा। औसत बुद्धि बालक हर जगह पर नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे। ऐसा नहीं हर जगह आप औसत बुद्धि ही लिख दो, गलत हो जाएगा वो। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपका, हाँ जी,
उद्दीपक और अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेग, अधिगम या फिर विद्यार्थी संप्रत्यय। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या है? हमने पढ़ा सर, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होती है तो हमारा व्यवहार प्रकट होता है, और व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? हमने पढ़ा सर, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। तो देखो, मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी कि जब जब उद्दीपक सामने आता है, व्यक्ति उद्दीपक के प्रति क्या देता है? अनुक्रिया देता है, और उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया देने पर क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। और ये बॉन्ड कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। या तो वो होता है विद्यार्थियों स्वाभाविक, या फिर होता है विद्यार्थियों वो अस्वाभाविक। स्वाभाविक या अस्वाभाविक। जब वो अस्वाभाविक होता है तो हम इसको कहते हैं अनुबंधन। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अनुबंधन। और अनुबंधन का मतलब क्या है? अनुबंधन का मतलब विद्यार्थियों कंडीशनिंग, कंडीशन होता है। जबकि विद्यार्थियों याद करो, जब स्वाभाविक होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वाभाविक को हम कहते हैं संबंधन। संबंधन का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? संबंधन का अर्थ होता है रिलेशन। रिलेशन और कंडीशन याद रहेगा। तो ये रिलेशन और कंडीशन दोनों ही किसके प्रकार है? सीखने के ही प्रकार है, अधिगम के। अधिगम या तो स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है। स्वाभाविक भी हो सकता है, अस्वाभाविक भी हो सकता है। बोलो क्लियर? हाँ जी, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल आपका बहुत बढ़िया। खुशी, निकी, कुमारी सूजी का, ऋचा चतुर्वेदी, बहुत बढ़िया। खुशी, निकी, बहुत बढ़िया। सभी चले गए क्या? आज कहाँ चले गए बेटा? एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में पहला आने का प्रयास करता है। ये प्रतिरक्षण प्रणाली कैसे रखेगी? पुष्टिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या क्षतिपूर्ति। देखो, ये बच्चा जो है विद्यार्थी, ये कैसा है? ये बच्चा याद रखना विद्यार्थियों, जो दिव्यांग है, विकलांग है, और ये कक्षा में पढ़ाई करके फर्स्ट आना चाहता है, तो ये क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? हमने कहा सर, ये अपनी भावनाएं, कहीं की भावनाएं कहीं पर, कहीं का बदला कहीं ले रहा है, तो ये कहलाएगा कंपेंसेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? आपके माफ करना, ये क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति करता है। क्या कहलाएगा? क्षतिपूर्ति कर रहा है अपने। याद रखो, इसमें एक एग्जांपल मिलता है। एक छोटी कद वाली लड़की अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, लंबा दिखने के लिए ऊंची हील की सैंडल पहन लेती है, वो भी क्षतिपूर्ति था। विकलांग बालक परिश्रम करके कक्षा में फर्स्ट आ जाए तो ये भी क्षतिपूर्ति ही है। अगला बढ़े। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थी। सवाल आपका, छात्र समूह में चर्चा करके समस्या का हल निकाले और शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, तो ये क्या कहलाता है? सिस्टम उपागम, मल्टीमीडिया उपागम, निर्मितवादी उपागम या मृदु उपागम। बताओ क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का? क्या बताओगे? हमने पढ़ा सर, देखो, बच्चे चर्चा करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें, शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता हो। चर्चा करके खुद समस्या का क्या कर रहे हैं? खुद समस्या का समाधान कर रहे हैं, मतलब ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो ज्ञान का निर्माण स्वयं करना कहलाता है निर्मितवादी उपागम। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या कहलाता है विद्यार्थी सवाल। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? उद्दीपन, प्रवाहिकता, संवेदना या अभिप्रेरणा। याद, अब दो तीन बातें याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है। अभिप्रेरणा जो है विद्यार्थियों, ये अभिप्रेरणा अधिगम का, देखो ये कितनी बार सवाल आ चुके हैं ना। अभिप्रेरणा अधिगम का कौन सा राजमार्ग है? हमने पढ़ा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। तो इस परिभाषा से हमें एक बात पता चली कि अधिगम तो क्या है? अधिगम हमारे जीवन का लक्ष्य है, और उस तक पहुंचने के लिए रास्ता कौन बनाता है? अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा एक प्रकार का क्या हुआ? अभिप्रेरणा एक प्रकार का साधन है अधिगम तक पहुंचने का, और अधिगम जबकि हमारा लक्ष्य, हमारा साध्य है, तो याद रखना वहां तक पहुंचने का रास्ता या साधन कौन है? अभिप्रेरणा है। डी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों सवाल आपका। हाँ जी, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगले सवाल से पहले प्यारे बच्चों, यदि आप इतनी शानदार साइकोलॉजी को आसान शब्दों में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने तैयार की है ये शानदार किताब, जो आपके लिए उपलब्ध है मात्र 180 रुपए के नाम शुल्क में, आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर पर। तो देर मत करें, आज ही जाएं, शानदार किताब को ऑर्डर करें और साइकोलॉजी को पढ़ना नहीं बल्कि जीना सीखें आपके अपने प्रिय कुणाल सर के साथ। इस शानदार किताब को अपने घर बैठे ऑर्डर करें आप अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन से। फिर मत कहना चूक गए, क्योंकि लिमिटेड किताब अब बाकी रह गई इसकी, है ना। आगे बढ़े। अगला देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्य जो है ये अपचारी कृत्य के अंतर्गत आता है? जुआ खेलना, दिवा स्वप्न देखना, कक्षा में नींद निकालना, गृह कार्य नहीं करना। अपचारी मतलब अपराध। बाल अपराधी कौन होगा? बताओ कौन होगा? हमने पढ़ा विद्यार्थियों कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, हम ये कहेंगे कि वो काम जिसको करने पर सजा मिलती हो वो अपचारी है। अब पहचानो इनमें से कौन सा है जिसको करने पर व्यक्ति को सजा, जेल हो सकती है। बताओ भैया, क्या बात है यार, हमारे प्यारे से भैया ने भी आंसर दे दिया और बिल्कुल सही आंसर दिया है, बेहतरीन आंसर दिया है, राइट आंसर दिया है कि जुआ खेलना जो है विद्यार्थी, ये क्या है? जुआ खेलना एक अपराध है। तो ये हमने कहा सर अपचारी कृत्य के अंतर्गत आता है। एक हमारे प्यारे बच्चे का सवाल आ रहा है कि सर ये बता दो कि पेपर कैसा आएगा। बिल्कुल बेटा, मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर बहुत कठिन आने वाला है ना। आप ये समझ के चले कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो है
फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों में से सबसे टफ कौन सी है? सेकंड ग्रेड है ना। तो अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है और अगर आपने जीके थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर आपको इससे बेहतरीन परीक्षा और इससे बेहतरीन सिलेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो फॉर्म कम है, सीटें कम है, उसके अलावा कंपटीशन कम है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने तो इसका फॉर्म ही नहीं भरा है। तो आप चिंता मत करो, पेपर पढ़ने वालों के लिए सिंपल आएगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है, थर्ड ग्रेड का एग्जाम देते हुए सेकंड ग्रेड का देगा, उसको कठिन लगेगा, है ना। लेकिन जिसने प्रॉपर सेकंड ग्रेड की तैयारी की है उसको ये बहुत ज्यादा सिंपल लगने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। जैसे एग्जाम पास में आ रहा है, लग रहा है सब भूल गए, ऐसा लगना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप चिंता ना करें। ऐसा अगर आपको लग रहा है मतलब आपने तैयारी की है तभी लग रहा है। जिसने कुछ तैयारी नहीं की उसको तो ऐसा ही लगेगा कि कोई बात नहीं, है ना, कि बात ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा है तो बाद में भी क्या होगा। तो ऐसा मत समझे, ये सबके साथ होता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब चुनाव लड़ते तो डर तो उनको भी लगता है, राहुल गांधी को भी लगता है, मोदी को भी लगता है, यहाँ तक कि हर इंसान को लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है विद्यार्थियों सवाल आपका। एक बालक की संगीत जो है वो अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए कौन सी सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है? सृजनशील, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान या फिर विशिष्ट? हमने कहा सर वो देखो संगीत में प्रतिभा रखता है, लेकिन संगीत में प्रतिभा रखने से कुछ नहीं होता, वो इसका स्पेशलाइजेशन दिखा रहा है, इसका मतलब वो अपने आप में कौन सा बालक हुआ? विशिष्ट बालक है। कौन सा? विशिष्ट बालक है। अगला देखो कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान या फिर विद्यार्थी औद्योगिक मनोविज्ञान? इनमें से कौन सा है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। शिवा मीना, किरण यादव, प्रीति शर्मा, शालिनी, प्रदीप हमारे साथ हैं जी सर, मनोज कुमार, कल्पना बहुत बढ़िया, सितार एम बहुत बढ़िया, हाँ जी, अभिलाषा, खुशी, निकी बहुत बढ़िया, गुनगुन। आंसर क्या आ रहा है सर? मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं क्या? नियति आपके भी हो रहे हैं? नियति का खेल हो रहा है ये तो, कि हमें आपके कमेंट दिखाई दे रहे हैं, है ना। 5 दिन पहले ऑर्डर की थी, बुक नहीं आई, बुक आ जाएगी, चिंता मत करो। 7 डेज का इसका टेन्योर रहता है, 7 दिनों के इस चक्कर में आपके पास आ जाती है, मोस्ट प्रोबेबल है कल तक आपके पास आ जाएगी, है ना। हाँ जी, CM-PM सब बना दूं, मेरा बस चले तो आपको CM-PM सब बना दूं सर। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है बेटा, वो स्वाभाविक सी बात है, डरो मत, है ना। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है औद्योगिक। अरे मेरे भाई, यहाँ पर आंसर जिसने दिया है डी, बहुत बढ़िया कि सर मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सा नहीं आता? डी नहीं आता। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप सबका आंसर गलत है, क्योंकि आंसर डी नहीं है। सूरज वर्मा, जो भी मेरे भाई आप हो, आपने बिल्कुल आंसर सही दिया है। आंसर यहाँ पर हमने कहा क्या हो जाएगा? वैयक्तिक मनोविज्ञान जैसी कोई शाखा नहीं है, सामान्य होती है, असामान्य होती है, प्रायोगिक होती है, औद्योगिक मनोविज्ञान भी होती है, लेकिन याद रखना विद्यार्थियों, वैयक्तिक मनोविज्ञान जैसी कोई शाखा मनोविज्ञान की नहीं होती है। ठीक है, तो जिसने लापी खाई है ना, एक बार थम्स अप का इमोजी भेजो कि सर गरम लापी अभी अभी हमने खा ली है ना। चिंता नहीं किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल। बहुत बढ़िया। हाँ प्रदीप, आपके भी दिख रहे हैं कमेंट। जिसमें निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किसमें नहीं है? बालकों के मानसिक अस्वस्थता और पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में। बताओ किसमें विद्यार्थियों हमने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान? देखो मनोविज्ञान तो है पर शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। किसमें नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गई भैंस पानी में, कोई बात नहीं बेटा, है ना। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर मनोविज्ञान पशुओं पर प्रयोग करती है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं करती, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान तो शिक्षा स्कूल में दी जाती है, जहां पर पशु नहीं इंसान पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं। तो पशुओं पर प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक नहीं है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है सवाल आपका। निकट से दूर का सिद्धांत प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास किस प्रकार से संबंधित है? केंद्र से परिधि, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, या फिर नीचे से ऊपर की ओर? हमने पढ़ा सर विकास की जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसमें 2 प्रकार की दिशा है। पहली कौन सी है? हमने पढ़ा सर, एक तो है जिसका नाम है सिफेलोकॉडल। क्या नाम है विद्यार्थियों? सिफेलोकॉडल। और दूसरी का नाम है विद्यार्थियों जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या नाम है विद्यार्थियों? प्रॉक्सिमो डिस्टल। हमने पढ़ा सर सिर से पैरों की ओर जो होती है, सिर से पैरों की ओर को हम कहते हैं सिफेलोकॉडल, जबकि विद्यार्थियों निकट से दूर की ओर, निकट से दूर भी कह सकते हो, केंद्र से परिधि भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। केंद्र से परिधि वाली होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो हमने पढ़ा सर प्रॉक्सिमो डिस्टल कहां से कहां? केंद्र से परिधि यानी सिरों की ओर, सरफेस की ओर होती है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थी सवाल आपका। अनुबंधन स्थापित करने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही दिया जाए, मतलब बार बार घंटी ही बजाई जाए, तो अंततोगतता जो अनुबंधित अनुक्रिया है, यानी कि लार गिराने की जो अनुक्रिया है वो बंद हो जाती है। ये क्या कहलाता है? बाहरी अवरोध, विलंब अवरोध, अनुबंधित अवरोध या विलोम? देखो
अगर आप घंटी बजाते रहोगे और उस कुत्ते को भोजन नहीं दोगे तो कुत्ता अनुक्रिया करना बंद कर देगा। ये बंद कर देना ही क्या कहलाता है? हमने कहा सर अनुक्रियाएं करना बंद कर देना कहलाता है विलोपन, है ना, वैनिश हो जाएगी सारी अनुक्रियाएं, बंद हो जाना कहलाता है विलोपन। इसलिए आंसर क्या हुआ? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले आगे। कुमारी सूजी का बेटा, आप कुमारी हो ना तो ऐसे नाराज नहीं होते, है ना, किसी ने कुछ कह दिया छोड़ो कोई बात नहीं, कोई आई हेट यू बोल रहा था तो अच्छी बात है ना, जिंदगी में प्यार करने वाले बहुत मिलेंगे, नफरत करने वाले कम मिलते हैं, तो जो नफरत कर रहा है उसको भी प्यार बांटो कि कोई बात नहीं, है ना। हाँ, बस गलत शब्द नहीं बोलने, है ना। हाँ, समझ गए ना आप। अगला देखो क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? संदेही, शंकालु, एकांत प्रिय रहने वाले, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले, समूह का नेतृत्व करने वाले, दूसरों को अपने को अनुकूल बनाने की क्षमता वाले। बताओ कौन होते हैं? हमने कहा सर अंतर्मुखी सदा सुखी नहीं रहते हैं, तो हमने कहा सर संदेही, शंकालु और एकांत प्रिय रहने वाले होते हैं, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले बहिर्मुखी होते हैं, समूह का नेतृत्व करने वाले बहिर्मुखी होते हैं, दूसरों को अनुकूल बनाने की क्षमता बहिर्मुखी में होती है। क्लियर? 100 सवाल है विद्यार्थियों, लगभग मुझे जहां तक पता है तो हम 100 सवालों को करेंगे। निम्न में से प्रश्नावली विधि जो है ये व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, व्यक्तिगत। बताओ कौन सी है? प्रश्नावली विधि की बात करें विद्यार्थियों तो प्रश्नावली विधि याद रखेंगे ये हमारे व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी, और अप्रक्षेपी में भी याद रखना कौन सी? अप्रक्षेपी में भी विद्यार्थी याद रखेंगे इसको हम व्यक्तिनिष्ठ या फिर विद्यार्थियों आत्मनिष्ठ विधि मानते हैं। कौन सी? सब्जेक्टिव मेथड है जिसको हम याद रखना क्या कहते हैं? व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं। अब काम की बात क्या है? प्रश्नावली विधि को ही पहले कहा जाता था प्रश्नोत्तरी। क्या कहते थे विद्यार्थियों? प्रश्नोत्तरी। और इसी प्रश्नोत्तरी की शुरुआत किसने की थी? सुकरात ने, इसलिए इसको सुकराती विधि भी कहते हैं। और ये प्रश्नोत्तरी जो होती है ये होती है मौखिक। कैसी होती है विद्यार्थियों? मौखिक होती है। और इसी का जो लिखित रूप होता है वो कहलाता है विद्यार्थियों प्रश्नावली। क्या कहलाता है? प्रश्नावली। और प्रश्नावली कैसी होती है? हमने पढ़ा प्रश्नावली होती है लिखित। और आपसे पूछा जाए इसी कारण से प्रश्नावली विधि का आदि जनक कौन है? प्रश्नावली विधि का आदि जनक विद्यार्थी याद रखेंगे कौन है? हमने पढ़ा सर आदि जनक तो हो जाएगा सुकरात। कौन हो जाएगा? सुकरात। जबकि विद्यार्थियों शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसका वास्तविक जनक कौन हो जाएगा? वास्तविक जनक हो जाएगा वुडवर्थ, जिन्होंने इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया। लेकिन ये शिक्षण विधियों का सवाल नहीं है, ये सवाल व्यक्तित्व का है। और व्यक्तित्व को मापने के लिए विद्यार्थियों प्रश्नावली विधि के बारे में किसने बताया था? व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि बताई थी, याद रखेंगे एक व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या है? फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम है विद्यार्थियों? फ्रांसिस गाल्टन। बोलो क्लियर? यस और नो? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल है स्नेह प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक, कृत्रिम, नकारात्मक या अर्जित? बताओ स्नेह प्राप्त करने की जो इच्छा होती है ये क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। क्या बताओगे इसका आंसर? हमने कहा सर ये जो हो जाएगा हम कहेंगे क्या है? स्नेह प्राप्त करने की जो इच्छा होती है ये याद रखना क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी 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 बताएं विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या बताओगे इसका आंसर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर देखिए ये जो आपका हो जाएगा आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। और हमने कहा सर स्नेह प्राप्त करने की जो इच्छा है ये एक प्रकार का स्वाभाविक अभिप्रेरक, नेचुरल सी बात है कि हर इंसान स्नेह प्राप्त करना चाहता है। अगला देखो क्या विद्यार्थियों, अगला है क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम, संतुलन, अभिप्रेरणा। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। ये परिभाषा दी थी विद्यार्थी याद रखेंगे गुड भाई साहब ने। गुड ने कहा था वेरी गुड अभिप्रेरणा की परिभाषा। अगला सवाल देख लेते हैं विद्यार्थियों, मात्र 30 सवाल और रह गए हैं, पूरे करेंगे आज हम, है ना। सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? ऐसे ही सवाल आ चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे ही हैं, तो आप चिंता मत करो, इतने ही सिंपल आएंगे। सेकंड ग्रेड की अच्छी बात यह है कि इसमें घुमा फिरा के सवाल नहीं आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, और जो घुमा फिरा के आते हैं फिर वो किसी को नहीं आते हैं, तो आप चिंता मत करो। अगर सवाल आएंगे तो बहुत सिंपल आएंगे, नहीं आएंगे तो बहुत कठिन आएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों यदि आप तैयारी कर रहे हो आगामी समय में आयोजित होने वाली आपकी अपनी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 या 2026 की, तो लक्ष्य परिवार लेकर आया सेकंड ग्रेड के लिए ये शानदार राजस्थान करंट अफेयर, जिसमें नवंबर 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का संपूर्ण करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है। ये हमारे प्रिय भ्राताश्री और हमारे अनुज नीरज सर के द्वारा शानदार किताब तैयार की गई है, जो मात्र 120 रुपए के नामा शुल्क में आपके लिए उपलब्ध है, आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर से। तो फिर मत कहना सर करंट अफेयर में नंबर नहीं आ रहे हैं। मैं यही कहूंगा विद्यार्थियों कि ज्यादा से ज्यादा इस करंट अफेयर की किताब को अंतिम समय में पढ़े, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बहुत मेहनत की है हमारे प्यारे नीरज सर ने, इसको जरूर आप परचेज कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला सवाल
देखो अगला सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन सा ऐसा कार्य जो बाल अपराध का नहीं है? नशा करना। बाल अपराध का एक कौन सा नहीं है पूछा है? कक्षा में नींद निकालना, कक्षा से भाग जाना, झूठ बोलना। बताओ इनमें से कौन सा एक बाल अपराधी का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? क्या नशा करते हैं बाल अपराधी? बिल्कुल, अपराधी लोग दारू वारू पीते ही हैं तो नशा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या ये कक्षा से भाग जाते हैं? बिल्कुल, चोरी वोरी करी और फिर वहां से रफू चक्कर मतलब भाग जाते हैं बाल अपराधी। झूठ बोलते हैं पकड़े जाने पर कि सर हमने नहीं किया, किसी और ने किया। कक्षा में नींद नहीं निकालते हैं। ये विद्यार्थियों कक्षा में नींद निकालना समस्याग्रस्त बालकों की निशानी है, बाल अपराधियों की नहीं है। ये तो पड़ोसी को थप्पड़ मारने में बिलीव रखने वाले हैं, सोते नहीं, जागते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों, सवाल आपका, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत अधिक निम्न उपलब्धि रखता है, कौन से विषय में? गणित में। तो ऐसे बालक को निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक या मनस्तापी बालक? क्या बताओगे? गणित विषय में अगर उसको कठिनाई होती है, मतलब किसी एक विषय में उसको कठिनाई हो रही है, इसका मतलब ये विशिष्ट पिछड़ापन है और इसीलिए हम उसको किस में रखेंगे? हमने कहा सर ऐसे बालकों को हम जिस कैटेगरी में रखते हैं वो है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं हम ऐसे बालकों को। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है विद्यार्थियों। अच्छा सर, बिल्कुल है ना। अगला देखो क्या है, एक वयस्क का कठिन परिस्थिति में बच्चों की तरह रोना किस प्रकार की प्रतिरक्षण है? क्षतिपूर्ति, प्रक्षेपण, पुष्टिकरण, प्रतिगमन। बताओ क्या है? हमने पढ़ा एक बड़ा आदमी बच्चों की तरह रोने लगे, मतलब पूर्व की जो अवस्थाएं हैं, पूर्व की अवस्थाओं की भांति, पूर्व की अवस्था मतलब कौन सी अवस्था? हमने पढ़ा जैसे एक शिशु रोता है, शेषावस्था है ना, शेषावस्था में तो पूर्व की अवस्थाओं की भांति व्यवहार करना, पूर्व की अवस्थाओं की तरह यानी कि भांति व्यवहार करना क्या कहलाता है? पूर्व की अवस्थाओं की भांति व्यवहार करना कहलाता है प्रतिगमन, जिसमें व्यक्ति अपने वर्तमान व्यवहार को छोड़कर पहले के व्यवहार को, पूर्व के व्यवहार को, पीछे के व्यवहार को अपनाने लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल देखो क्या कहता है विद्यार्थियों, उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता क्या है? हाई सेल्फ कंसेप्ट कैसा होता है? दीवा स्वप्न, आत्मविश्वास की कमी, उच्च बुद्धि, उच्च अभिक्षमता। बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर? हमने पढ़ा सर जहां जहां आत्म संप्रत्यय वहां वहां पर अभिक्षमता। तो हमने पढ़ा सर उच्च स्व प्रत्यय मतलब उच्च अभिक्षमता जिसकी बताती है वो उसका सेल्फ कंसेप्ट भी ऊंचा रखेगा। तो अगर आप में किसी काम को करने की क्षमता अच्छी है, हाँ जी बहुत बढ़िया सर, सेम सिलेबस यूपी टेट का है। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा देखने का, मुझे ये याद नहीं है अभी, है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है विद्यार्थियों आपका, मैकडुगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको माना? आत्मसम्मान, आत्म अभिमान, दया या भय? अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा। मैकडुगल जिसको हम मूल प्रवृत्तियों का जनक भी कहते हैं, और मैकडुगल ने, याद करो विद्यार्थियों, किताब लिखी थी 1908 में, अगर आपको याद है तो। किताब का नाम क्या था विद्यार्थियों? किताब का नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब किसने लिखी थी? मैकडुगल ने लिखी थी 1908 में। 14 प्रकार के क्या बताए? 14 प्रकार के संवेग, और 14 प्रकार के संवेगों से क्या जुड़ी है? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां। याद रखेंगे पहले संवेग पैदा होते हैं फिर मूल प्रवृत्तियां, और 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांतों का जनक है मैकडुगल, जिन्होंने सबसे डी आ रहा है और बी भी आ रहा है कई लोगों का। अरे मेरे भैया याद रखेंगे आंसर क्या है? भय। भय इन्होंने कहा था कि सबसे बेसिक फियर जो है वो सबसे बेसिक विद्यार्थियों मूल प्रवृत्ति है, बेसिक नेचर है। ये बात किसने कही थी? हमने कहा सर ये बात कहने का श्रेय जाता है आपके मैकडुगल को, जिन्होंने कहा था भय से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति है भाग जाना यानी पलायन, एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। अगला क्या है? सही कथन का विद्यार्थियों इनमें से क्या करना है? चयन करना है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट या करेक्ट सेंटेंस। कौन सा है कथन? सेंसेशंस जीवन का प्रारंभिक और सरल अनुभव है। संवेदना सरल अनुभवों की जटिलता है। संवेदना अनुभवों का अनुभव स्मरणात्मक है। संवेदना मस्तिष्क की द्वितीय अनुक्रिया है। बताओ इनमें से सही कथन कौन सा है? क्या बताओगे इसका राइट आंसर? हमने पढ़ा विद्यार्थियों कि संवेदना जो होती है वो जीवन का प्रारंभिक अनुभव है, और संवेदनाओं को लेकर एक विद्यार्थियों आप बात याद रखेंगे, सेंस जो होता है ये संवेदनाओं के लिए कहा जाता है कि संवेदना जो है ये संवेदना अनुभवों की प्रारंभिक सीढ़ी है। किसकी? संवेदना अनुभवों की प्रारंभिक सीढ़ी मानी जाती है। तो प्रारंभिक सीढ़ी किसको मानते हैं? हमने पढ़ा सर
संवेदनाओं को मानते हैं, और इन्हीं अनुभवों की द्वितीय सीढ़ी किसको माना जाता है, सेकंड स्टेप किसको माना जाता है। हमने पढ़ा सर प्रारंभिक सीढ़ी, तो किसको हमने पढ़ा सर, प्रारंभिक सीढ़ी तो आपके याद रखेंगे संवेदनाओं को, और दूसरी सीढ़ी माना जाता है याद रखेंगे प्रत्यक्षीकरण को, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन को हम क्या कहते हैं, अनुभवों की दूसरी सीढ़ी कहते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर? यस और आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है विद्यार्थियों। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा कौन सी है? उत्तेजना का परिवर्तन, उत्तेजना का एकांता, मानसिक तत्परता या विद्यार्थियों उत्तेजना की प्रकृति। ध्यान में सहायक, अटेंशन में सहायक विद्यार्थियों आंतरिक दशा कौन सी है? कौन सी एक आंतरिक दशा है, क्या बताओगे? हमने पढ़ा सर जब ध्यान की बात करें तो ध्यान देखो, ध्यान का संबंध जो है, ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है जब आप किसी चीज पर अपना एक विषय वस्तु पर अपना पूरा महत्व देते हो, यानी पूरा महत्व देते हो मतलब क्या देते हो, अटेंशन देते हो। तो ये अटेंशन तब दोगे जब आपको उसको पढ़ने में क्या होगी, रुचि होगी। रुचि यानी क्या होगा विद्यार्थियों, इंटरेस्ट होगा। और रुचि जो है विद्यार्थियों ये ध्यान की ओर ले जाती है, और ये रुचि डिपेंड किस पर करती है? रुचि डिपेंड करती है आपकी तत्परता पर, कि ये अगर आप किसी चीज को पढ़ने में रेडीनेस दिखाओगे, तत्परता दिखाओगे, मतलब आपकी उसमें क्या है, रुचि, और जहां रुचि होगी वहां ध्यान होगा। इसलिए आंसर क्या हुआ, रुचि या ध्यान का संबंध विद्यार्थी याद रखना आपकी मानसिक तत्परता से। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब तक तत्पर नहीं होगे तब तक रुचि नहीं होगी, रुचि नहीं होगी तब तक आप सीखने के लिए तत्पर नहीं हो सकते हो। तो तत्परता से ही आपका ध्यान आता है। अगर आप सीखने के लिए इस क्लास में आए हो तो आपकी तत्परता ही आपके कारण यहाँ पर कक्षा में ध्यान लगा रही है, वरना मेरा तो कोई बस नहीं। यहाँ पर आप चाहो तो हाथ छोड़ के चले जाओ, लेकिन आपकी तत्परता है इसलिए आप यहाँ पर ध्यान लगा रहे हो क्लास में। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है, मानसिक थकान का कारण क्या है? इनमें से तेज और कठिन श्वास आना, सिर में दर्द होना, असामान्य व्यवहार होना, ध्यान का केंद्रित ना होना। बताओ, मानसिक थकान आ जाती है तो व्यक्ति क्या करने लगता है? मानसिक थकान के कारण व्यक्ति अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाता है। जैसा कि मैंने कहा, तत्परता से जुड़ा है आपका रुचि, रुचि से जुड़ा है आपका ध्यान। बोलो क्लियर? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथ का कोर्स मिल जाएगा क्या? बेटा शालिनी, आपके लिए मैं यही कहूंगा, फर्स्ट पेपर तो आपको मिल जाएगा, सेकंड पेपर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ 6376466376491126, इस पर कॉल करके आप पूछ लेना। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर देखो आपको इसमें यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ये 6376491126 पर। ठीक है, हाँ, तो इस पर आप कॉल करके पूछ लेना बाकी जानकारी के बारे में। आगे बढ़े, अगला देखो सवाल विद्यार्थियों क्या आता है। अगला सवाल है कि भग्नाशा जो है इसका सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या माना जाता है? असंगत आवश्यकता है, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति, या फिर नैतिक आदर्श। भग्नाशा कुंठा जो होता है विद्यार्थियों, सर बी नहीं होगा क्या? हाँ जी, श्वेता मेधा कह रही सर बी नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा बेटा। मानसिक थकान का शरीर में दर्द से क्या लेना देना है? वो शारीरिक थकान होती है। मानसिक थकान का मतलब क्या हुआ? मानसिक थकान मतलब आज आपका पढ़ने में मन नहीं है। मन क्यों नहीं होगा? तो वो मानसिक, आपके ध्यान केंद्रित नहीं होगा, वो मानसिक थकान है। शरीर में थकान भी सीखने को प्रभावित करती है, लेकिन वो शारीरिक कारण है ना, शरीर में दर्द होना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ जी, ठीक है, चलें आगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा सर भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? हमने पढ़ा सर, हमने कहा कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मानसिक संघर्ष जो होता है। ये मानसिक संघर्ष के कारण व्यक्ति क्या करता है? मानसिक संघर्ष के कारण व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उसको लगने लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। भग्नाशा, भग्नाशा का मतलब क्या विद्यार्थियों? भग्न धन आशा। भग्नाशा दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? फ्रस्ट्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? भग्न, दूसरा क्या विद्यार्थियों? आशा। भग्न प्लस आशा बराबर क्या? भग्नाशा। भग्न का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? भग्न का मतलब होता है टूटी हुई। क्या होता है विद्यार्थियों? टूटी हुई। और आशा का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? उम्मीद। तो टूटी हुई उम्मीद क्या कहलाती है? हमने कहा था टूटी हुई उम्मीद के कारण मनोरोग पैदा होता है, साइकोलॉजिकल डिजीज पैदा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं विद्यार्थियों भग्नाशा। बोलो क्लियर? यस और नो? बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपके ध्यान में सहायक क्या है? ध्यान में सहायक की आंतरिक दशा क्या है? उत्तेजना में एकांतता नहीं है बेटा। उत्तेजना तो क्या है? उत्तेजना तो एक स्वाभाविक अभिप्रेरक है जो कि जन्म के समय होता है, और ध्यान का संबंध आपकी मानसिक तत्परता से होता है। क्योंकि आप, अगर मैं कह रहा हूं किसी चीज पर ध्यान लगा रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? ध्यान लगा रहे हो इसका मतलब आप अपना दिमाग एक जगह रख रहे हो, तो दिमाग से आपकी मानसिक तत्परता से जुड़ा है आपका ध्यान, अटेंशन। ठीक है, बी नहीं होगा। हाँ जी, अगला सवाल,
सत्य कथन का चयन कीजिए। मादक वस्तुओं के उपयोग से स्मृति संस्कार निर्बल पड़ जाते हैं। क्या मादक वस्तुओं से आपकी याददाश्त कमजोर पड़ जाती है? क्या मानसिक चिंतन जितना कम होगा विस्मरण भी उतना ही कम होगा? जितना कम सोचोगे उतना भूलना भी कम होगा? या आपकी लिमिट के बाहर अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो आपके विस्मरण पर भूलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? जब आप मादक वस्तुओं का उपयोग करते हो तो स्मृति प्रबलता प्रभावित नहीं होती है, आपकी मेमोरी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। सत्य कथन का चयन करें, बताओ क्या होगा? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 में आंसर? हमने पढ़ा सर यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा कि जितनी बार आप मादक पदार्थों का, नशीली दवाओं का, टॉक्सिकेंट सब्सटेंस का उपयोग करते हो, आपकी मेमोरी जो होती है वो उतनी ही ज्यादा कमजोर, निर्बल, वीक हो जाती है अगर आप मादक पदार्थों का उपयोग करते हो। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखो क्या विद्यार्थियों, अगले सवाल से पहले यही कहना चाहूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं रीट लेवल 2 एसएसटी से, तो आपके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आए शानदार शानदार 10 मॉडल पेपर किताब जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है मात्र 220 रुपए के नाम शुल्क में आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर पर। तो देर ना करें, आज ही जाएं और अपनी तैयारी को बदलें आपकी अपनी सफलता में, आपके लक्ष्य परिवार के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते क्या कुछ कहा जा रहा है। अब मेरा निवेदन है कि जो कंजूस विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी से एक बार लाइक ठोको, वरना मुझे नहीं पता, मम्मी की कसम है, आप सबको फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करो। और जिसने अभी तक इसको अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर नहीं लगाया है, सबसे निवेदन है एक बार फटाफट से लगाओ और मुझे थम्स अप का इमोजी भेजो कि सर हमने क्लास को शेयर कर दिया है, फिर हम आगे बढ़े, है ना? तो शेयर जरूर कर देना, फिर से कह रहा हूं मैं, है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखो सवाल क्या कहता है। क्लार्क हल का जो सिद्धांत है वो किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय क्रमारोह से, या सीखने की पुनर्व्याख्या से? अरे क्लार्क हल ने जो सिद्धांत दिया था, जिसको